नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2024 के लिए हिंदी में शोध विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हो सकते हैं। इस कड़ी में हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि वो 5 महत्वपूर्ण टॉपिक जिन पे कि आप शोध कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अन्य चैनलों से किस तरीके से अलग है कि न सिर्फ यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, बल्कि शोध विषयों को लेकर भी समय समय पर चर्चा की जाती रही है। कभी मैं स्वयं अपने माध्यम से जो भी नई दृष्टियां होती हैं शोध को लेकर उसको प्रदान करता हूं, और कई एक्सपर्ट्स को बुलाकर भी चर्चा पर चर्चा करता हूं कि शोध विषय के रूप में किन किन टॉपिक्स को लिया जा सकता है और शोध को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि यदि आप 2024 में पीएचडी में एडमिशन लिए हैं, आपको सिनॉप्सिस जमा करना है, आपको रिसर्च प्रपोजल जमा करना है, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कि आप चुन सकते हैं। वैसे देखने में आता है कि जितनी कठिनाई पीएचडी एडमिशन में है, उतनी ही कठिनाई पीएचडी के टॉपिक्स को लेकर भी है। तो कई बार आपके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जब भी हम पीएचडी के टॉपिक को चुनते हैं तो उसमें रुचि को देखते हैं कि आपकी रुचि किस एरिया में है, कहानी में है, उपन्यास में है, निबंध में है, आलोचना में है या फिर कविता में है, किस एरिया में है। आप सबसे पहले अपने रुचि को पहचानते हैं, उसके हिसाब से टॉपिक्स को चुनते हैं। कई बार देखने में आता है कि आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ की परंपरा इत्यादि को ध्यान में रख कर लिखे गए साहित्य को भी आप रिसर्च का विषय बना लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर जो साहित्य लिखे गए हैं, जिनको कि हम आंचलिक भी कह सकते हैं, ग्रामीण भी कह सकते हैं, उनमें जो हाशिए के साहित्यकार हैं, जिन पर लोगों का ध्यान नहीं गया हुआ है, जिन पर काम किया जा सकता है, वो भी विषय के रूप में लिए जा सकते हैं। आगे कई बार देखने में आता है कि एडवाइस के आधार पर भी हम पीएचडी का टॉपिक चुनते हैं, जिसमें कोई आपका मित्र हो, दोस्त हो, सुपरवाइजर हो आपके, या फिर शिक्षक हो जिन पे आप विश्वास करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि 90% शोध विषय एडवाइस पर ही आधारित रहते हैं। कोई न कोई कहीं से एडवाइस लेता है कि फला विषय पर आप काम कर सकते हैं, उसके आधार पर आप धीरे धीरे रुचि को विकसित करते हैं, फिर टॉपिक को लेकर काम करना शुरू कर देते हैं। कई बार देखने में यह भी आता है कि विषय पुराना होता है, लेकिन उस विषय पर नई दृष्टि के आधार पर काम किया जाता है। अक्सर कई बार परीक्षार्थियों या फिर शोधार्थियों का कमेंट्स आता है कि सर ये तो विषय बहुत पुराना है, इस पे काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। रिसर्च शब्द में ही लगा हुआ है कि आप जो चीज पहले खोजी जा चुकी है उसको दोबारा जाकर खोज सकते हैं कि उसमें और नयापन क्या है। क्योंकि रिसर्च जो है, भले विषय पुराना हो, लेकिन नई दृष्टि से अगर आप उसको देख रहे हैं तो भी रिसर्च के दायरे में आएगा। बस उसका कट कॉपी पेस्ट प्रिस्टपेशन न हो तो रिसर्च के अंतर्गत आ सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आप जब शोध विषय को चुनते हैं, रिसर्च प्रपोजल तैयार करने जाते हैं या फिर सिनॉप्सिस बनाने जाते हैं, तो आपके मन में उभरते हैं और उभरना भी चाहिए। कई बार हम दूसरे के एडवाइस के माध्यम से टॉपिक्स ले लेते हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो एक एक वाक्य लिखने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, क्योंकि हम जिससे एडवाइस लिए रहते हैं उसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि आप ही आगे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूं। लेकिन जब आप अपनी रुचि के हिसाब से विषय को चुनते हैं तो आप देखेंगे कि आप धड़ल्ले से अपने थीसिस को लिखना शुरू कर देते हैं और सही समय पर अपना सबमिशन कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप 2024 में काम करने जा रहे हैं, शोध के बारे में सोच रहे हैं, तो हमने एक दृष्टिकोण से टॉपिक्स को चुना हुआ है। मैं उन विषयों को चुना हूं जो कि इस वर्ष 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिन जिन का भी हम नाम लिए हैं वीडियोज में, लेखक के तौर पर, आलोचक के तौर पर या फिर विषय के आधार पर, वो सभी आपको किसी न किसी पत्रिका में विशेषांक के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि शताब्दी वर्ष पे तमाम जो प्रामाणिक पत्रिकाएं हैं वो विशेषांक निकालती हैं जहां से आपको मैटर मिल सकते हैं। तो पहले ही आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में जब भी जाइए तो विशेषांक पर जरूर ध्यान रखिए कि किस राइटर पर विशेषांक निकला हुआ है।
क्योंकि इसमें उस विशेष साहित्यकार के ऊपर हर एंगल से लिखने का प्रयास किया जाता रहा है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि फला साहित्यकार पर हम पीएचडी कर सकते हैं और किस विषय को चुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2024 में जो जो भी साहित्यकार हैं, खास तौर से आप देखेंगे विजय देवनारायण शाही का नाम इसमें है, रामदरस मिश्र का है, विवेकी राय का है, हरिशंकर परसाई का है, और हमने एक टॉपिक लिया पत्रकारिता से रिलेटेड। तो इन पे हम विस्तार से बात करेंगे अभी कि आखिरकार कौन कौन से विषय हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं विजय देवनारायण शाही का, तो इनको आप कवि के रूप में जानते हैं, आलोचक के रूप में भी जानते हैं। जैसे ही मैंने विजय देवनारायण शाही का नाम लिया तो आपके मन मस्तिष्क में तीसरा सप्तक जरूर आ गया होगा। पुराने विद्यार्थी इसको लेकर तुरंत उनके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन जो नए विद्यार्थी अभी हाल फिलहाल में प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं या फिर पीएचडी एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी आना चाहिए। तो हमने टॉपिक बनाया तीसरा सप्तक और विजय देवनारायण शाही की कविताएं अंतर्वस्तु और दृष्टि के आधार पर। तो टॉपिक इसको आप बना सकते हैं कि तीसरा सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, उन कवियों की क्या खास विशेषताएं, उनमें भी विजय देवनारायण शाही कैसे अलग है, उनका आपको मूल्यांकन करना है उनकी कविताओं के आधार पर, जिसमें कि आपको अंतर्वस्तु और दृष्टि को देखना है। कई बार देखने में आता है कि जब भी कोई लेखक लिखता है तो एक दृष्टि लेखक की होती है, दूसरी दृष्टि पाठक की होती है, तीसरी दृष्टि आलोचक की होती है। आमतौर पर आप तीन चीजों को देखते हैं, लेखक, पाठक और आलोचक। इन तीनों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेखक कोई रचना करता है तो उसका अपना दृष्टिकोण होता है, पाठक उसको पढ़ता है, उसका अपना दृष्टिकोण होता है, और आलोचक जो कि लेखक और पाठक के बीच में पुल का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, उसका अपना दृष्टिकोण होता है। अक्सर हम आलोचकों की दृष्टि को ही अपनी दृष्टि बना लेते हैं और उसके आधार पर साहित्यकारों का मूल्यांकन करने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए विजय देवनारायण शाही पर एक टॉपिक तैयार किया जा सकता है, तीसरा सप्तक और विजय देवनारायण शाही की कविताएं अंतर्वस्तु और दृष्टि के हिसाब से। अब उनकी कविताएं कौन कौन सी हैं, आप बेसिक तौर पर जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक है, आधार ग्रंथ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको आप रख सकते हैं साखी, मछली घर, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी। ये सभी कविताएं हैं विजय देवनारायण शाही की। ठीक है, तो इसके आधार पर आप तीसरा सप्तक में आए हुए कवियों और उनमें भी विजय देवनारायण शाही का क्या रोल रहा है, उसके आधार पर प्राइमरी सोर्स को आधार बनाते हुए आप एक टॉपिक बना सकते हैं। जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो आप बस इसको एक दृष्टि के रूप में लीजिए, और फिर विजय देवनारायण शाही आपको पसंद है, आपको रुचि है इनकी कविताओं में, तो आप जाइए इनके कविता संग्रहों को देखिए, कविताओं को पढ़िए, फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में अंतर्वस्तु और दृष्टि दोनों आने लगेगी। अब बात करते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या बन सकता है, विजय देवनारायण शाही की लंबी कविताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन। विजय देवनारायण शाही लंबी कविताएं भी लिखे हुए हैं, तो छांट कर आपको कि कौन कौन सी लंबी कविताएं हैं, उनकी अंतर्वस्तु क्या है और किस दृष्टिकोण से लिखा गया है, उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो एक टॉपिक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है। अगला टॉपिक है मुक्तिबोध और विजय देवनारायण शाही की कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन अंतर्वस्तु और दृष्टि के आधार पर। आपके मन में आना चाहिए कि यहाँ पर मुक्तिबोध का नाम मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ मुक्तिबोध भी लंबी कविताओं को लिखने के लिए जाने जाते हैं, इनकी कविताओं में भी फैंटेसी का प्रयोग ज्यादातर दिखाया गया है। शाही की कविताएं भी लंबी कविताओं के अंतर्गत ही आती हैं और इसमें भी फैंटेसी का रूप दिखाई पड़ता है। तो इनमें क्या समानता है, असमानता है, उसको आधार बनाते हुए आप एक टॉपिक चुन सकते हैं। आप बड़ा ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मशक्कत करना पड़ेगा। वैसे भी मुक्तिबोध का नाम सुनते हुए ही डर लगने लगता है कि पता नहीं इनकी कविताएं समझ में आएंगी कि नहीं। अभी हाल फिलहाल में एक एपिसोड आया संगत करके, उसमें मुक्तिबोध के जो विद्वान कहे जा सकते हैं, मुक्तिबोध के साहित्य पर गहरी पकड़ रखने वाले अशोक चक्रधर, उनका एक स्टेटमेंट आया कि मुक्तिबोध को जानबूझकर कठिन बताया गया। वो उतने भी कठिन नहीं है जितने की उनको बताया है आलोचकों ने। तो मुक्तिबोध रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और अपने समकालीन आलोचकों में भी फंस कर रह गए। ठीक है ना, तो कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे थे, कुछ उनके समर्थन में थे। जैसे
आप पढ़ेंगे कविता के नए प्रतिमान, उसमें पूरा मुक्तिबोध को ध्यान में रखते ही नामवर सिंह ने पुस्तक लिखी हुई है। तो मुक्तिबोध को समझने के लिए उस पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। विजय देवनारायण शाही की कविताओं को पढ़ना है, ऊपर हमने बता ही दिया कि कौन कौन सी कविताएं हैं। तो इन दोनों कवियों का आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा। अक्सर हमने देखा है कि शोधार्थी डरने लगते हैं और उनको लगता है कि कोई आसान टॉपिक ले लिया जाए जिसपे कि काम किया जा सकता है। आप देखेंगे जब आपकी रुचि रहेगी तो कठिन टॉपिक भी आपको आसान लगेंगे और आसान टॉपिक भी कठिन लगेंगे जब आपकी रुचि नहीं होगी। तो देखिए, भागने का प्रयास मत कीजिए, थोड़ा सा ठहर कर देखने का प्रयास कीजिए। हमने बड़ा सोच विचार करके इन विषयों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत कम जगह आप देखेंगे, ये एकदम से एक अच्छे जगह से शोध करने का नतीजा ही है। ठीक है, ये एक जेनुआइट और बीएचयूआइट ही इस तरीके के टॉपिक्स को बता सकता है। इसको मैं अहम के रूप में नहीं ले रहा हूं, बल्कि एक निर्देश के रूप में आपको लेना चाहिए। तो 3 टॉपिक हमने बता दिया। चौथा टॉपिक है विजय देवनारायण शाही से रिलेटेड, विजय देवनारायण शाही की आलोचना दृष्टि। आप देखेंगे कि एक दौर था प्रयोगवाद के बाद, वैसे छायावाद से ही देख लिया जाए तो जितने भी कवि थे वो आलोचना भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी कविताओं को लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए कवियों को भी उतरना पड़ा कि आखिरकार वो मकसद बता सकें, उद्देश्य बता सकें कि वो किस लिए कविता को लिख रहे हैं। आप छायावादी कवियों को देखेंगे, प्रगतिवादी कवियों को देखेंगे, और सब तक के लगभग सभी कवि कविता के साथ साथ आलोचना में भी अपने हाथ को आजमाया है, अपने दिमाग को लगाया है। तो विजय देवनारायण शाही उनसे अलग नहीं रहे। इनकी आलोचना दृष्टि के लिए आपको कुछ किताबें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आप देखेंगे लघुमानों के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, छठवां दशक, साहित्य क्यों। जितनी भी रचनाओं का हमने नाम लिया है, अक्सर आपने प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा होगा कि पूछे जाते हैं कि ये किसकी रचना है, ऑप्शन में नाम रहता है शाही जी का। तो यहाँ पर आप आलोचक के तौर पर विजय देवनारायण शाही को देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, विजय देवनारायण शाही का काव्यालोचन, यानी कविता को लेकर विजय देवनारायण शाही का क्या मानना है, उनकी क्या दृष्टि रही है, और उसको लेकर भी आप काम कर सकते हैं। और न सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो शाही जी की कविताओं का आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आलोचना को भी समझना पड़ेगा। इसमें दोहरा काम है। जब आप इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करेंगे, देखने में आता है कि जो कवि आलोचक होते हैं, जो एक तरफ रचनात्मक काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ आलोचनात्मक काम कर रहे हैं, तो दोनों में आप देखेंगे कि उनका मिश्रण रहता है। जैसा वो आलोचना में सोचते हैं वैसा ही कविता में लिखते हैं, जैसा कविता में सोचते हैं वैसा ही आलोचना में लिखते हैं। अगर कोई पेशेवर तरीके का आलोचक है, विशुद्ध तरीके का आलोचक है, तब तो वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हो रहा है। लेकिन अगर कोई कवि आलोचक है जो कविता भी लिखता है और अपनी कविता को समझाने के लिए आलोचना भी लिखता है और साथ में अपने समकालीन कवियों का मूल्यांकन भी करता है, तो कहीं न कहीं उसके रचना कर्म और आलोचना कर्म में आप देखेंगे कि मिश्रण होता है, और ये मिश्रण एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। तो अगर इसको आप समझ जाते हैं तो आपका बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा पीएचडी का। और पीएचडी केवल उपाधि के लिए नहीं बल्कि अच्छा काम होता है तो बुक के रूप में भी इसको आप ला सकते हैं और लोग इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है ना। तो एक टॉपिक हो गया विजय देवनारायण शाही का काव्य आलोचन। और आखिरी जो टॉपिक हमने चुना है यहाँ पर, विजय देवनारायण शाही और नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि का तुलनात्मक अध्ययन, जहां पर ये लोग अच्छे मित्र भी थे और साथ में इनकी आलोचना दृष्टि में क्या समानता असमानता रही है इस पे भी काम किया जा सकता है। या फिर आप रामविलास शर्मा को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो कविता को लेकर विजय देवनारायण शाही या फिर नामवर सिंह का क्या दृष्टिकोण रहा है, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि मैंने टॉपिक्स में तुलनात्मक टॉपिक को ज्यादा लिया हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे टॉपिक्स तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि ये विषय पुराना हो गया है। लेकिन जब हम तुलना करेंगे तो एक साथ आप 2 साहित्यकारों को अच्छे से कवर कर पाएंगे और एक आपका अच्छा काम भी हो जाएगा। ठीक है। तो विजय देवनारायण शाही पर इतने टॉपिक थे। हमने ऊपर लिखा कि 5 टॉपिक हैं, लेकिन हमने सही मायने में 5 साहित्यकारों को लिया हुआ है, लेखकों को लिया है, जिसमें विजय देवनारायण शाही 1924 में इनका जन्म हुआ। तो 2024 में जो भी इनके प्रशंसक होंगे या फिर चाहने वाले होंगे, कोई न कोई पत्रिका विशेषांक जरूर निकालेंगे। आप नजर
मार्केट में रखिएगा। जब भी आप बुक शॉप पर जाएं तो उन विशेषांकों को जरूर देखें, और आपको लगता है कि आप विजय देवनारायण शाही पर काम कर सकते हैं और ये जो हमने मोटे तौर पर टॉपिक्स बताए हैं, तो आप आराम से उस विशेषांक पत्रिका को खरीद सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रामदर्श मिश्र के ऊपर। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो रामदर्श मिश्र अभी जीवित है और हम लोग 100 साल कंप्लीट करने वाले उस लेखक को देख रहे हैं। ये बड़ी ही एक तरीके से हमें एनर्जेटिक लगने वाली बात है, और रामदर्श मिश्र से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे। शतक लगाना आज के तनाव भरी जिंदगी में बहुत कठिन है, लेकिन रामदर्श मिश्र ने वो काम किया है। तो 1924 में इनका जन्म हुआ, यानी कि 2024 में इन पर भी कोई न कोई विशेषांक आएगा या फिर निकल भी गया होगा जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रामदर्श मिश्र बहुआयामी व्यक्तित्व के लेखक रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया हुआ है, जिसमें कविता तो मुख्य है ही, साथ में इन्होंने गजल पे काफी काम किया है। तो आप चाहें तो कविता से हटकर गजल को एक विषय के रूप में ले सकते हैं। उपन्यासकार, कहानीकार, आलोचक के तौर पर भी इन्होंने काम किया है, ठीक है ना। तो लंबा काम हो सकता है इनके ऊपर। हमने उपन्यास को यहाँ पर रखा हुआ है कि लगभग 12 उपन्यास इनके हैं। तो कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं रामदर्श मिश्र के ऊपर, उसको आप देख लीजिए। हिंदी गजल की परंपरा और रामदर्श मिश्र, इस पे एक अच्छा काम हो सकता है। फिर ललित निबंधकार के रूप में रामदर्श मिश्र का मूल्यांकन, रामदर्श मिश्र के उपन्यासों में अभिव्यक्त ग्रामीण जीवन का यथार्थ, रामदर्श मिश्र की आलोचना दृष्टि। तो कई एंगल से हमने देखने का प्रयास किया है, एक गजलकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, और आलोचक के तौर पर भी आप रामदर्श मिश्र को देख सकते हैं। आप इनके जो भी उपन्यास रहे उसमें पानी के प्राचीर, अपने लोग, दूसरा घर, जल टूटता हुआ, रात का सफर, थकी हुई सुबह, सूखता हुआ तालाब, बिना दरवाजे का मकान। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 8 उपन्यासों को ही लिया है। बाकी 4 उपन्यास जब आप मन बना लेंगे कि मैं रामदर्श मिश्र पे काम करना चाहता हूं, तो आप खोजना शुरू कर देंगे। मेरी कोशिश क्या है कि आपको दृष्टि दी जाए कि इस हिसाब से भी आप टॉपिक को चुन सकते हैं, ठीक है। अब अगले जो साहित्यकार हैं उनका नाम है विवेकी राय, जिनको कि हम उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक के तौर पर जानते हैं। विवेकी राय के उपन्यासों में ग्रामीण संस्कृति और आधुनिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। ये एक टॉपिक यहाँ पर आप बना सकते हैं उनके उपन्यासों का अध्ययन करके, जिसमें कि बबूल, सोना माटी, समर शेष है, लोकऋण, नमामि ग्रामम और ढेर सारे उपन्यास हैं। उनको जोड़ते हुए आप उसमें जो ग्रामीण संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, साथ में आधुनिक संस्कृति की जो अभिव्यक्ति हुई है, दोनों में जो द्वंद्व है उसका आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ललित निबंधकार के रूप में विवेकी राय को देखा जा सकता है। विवेकी राय जो कि गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, तो इनके रचनाओं में, खासतौर से उपन्यासों और कहानियों में आप देखेंगे कि पूर्वांचल का परिवेश दिखाई पड़ता है। पूर्वांचल की लोक संस्कृति, परंपरा को आप देख सकते हैं। तो टॉपिक में पूर्वांचल को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको डिफाइन करने पड़ेगा कि पूर्वांचल का अर्थ क्या यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, और जो विवेकी राय का इलाका भी रहा है, और जिसको आधार बनाकर उन्होंने उपन्यासों को लिखा है, निबंधों को लिखा है या फिर कहानियों को लिखा है। तो उसमें किस तरीके से ग्रामीण संस्कृति को और आधुनिक संस्कृति को उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हरिशंकर परसाई पर। जैसे ही मैंने इनका नाम लिया, आपके दिमाग में आ गया होगा कि इनको हम हिंदी निबंध में व्यंग्यकार के तौर पर जानते हैं, और इन पे ढेर सारे काम भी हुए हैं। जहां हम हरिशंकर परसाई को व्यंग्यकार के रूप में देखते हैं, वहीं उपन्यास और कहानी के लेखक के तौर पर भी इनको जानते हैं। उपन्यास भी लिखे हैं उन्होंने, कहानी भी लिखे हैं। एक विशेष दृष्टि से हमने देखने का प्रयास किया हरिशंकर परसाई को। बहुत कम लोगों का ध्यान इधर जाता है। हरिशंकर परसाई रचनावली हमारे पास थी, भाग 1, भाग 2, 2 भागों में बटी हुई है, ठीक है, जिसका मैं पिक्स लगा दूंगा, आप देख भी सकते हैं। इसमें हमने देखा कि हरिशंकर परसाई ने लिखने के लिए तो अलग अलग विषयों पर लिखा है और बड़ा खुलकर लिखते थे, और हरिशंकर परसाई मेरे प्रिय लेखकों में से एक है। जब भी मेरे मन में तनाव आता है या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मैं हरिशंकर परसाई को जरूर पढ़ता हूँ। मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू की लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते, तथ्यों को रटते रटते या फिर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाने के बाद हम हरिशंकर परसाई के रचनावली संग्रह को हम रखे हुए थे, और पर डे
एक एक निबंध हम पढ़ते थे, जिससे कि माइंड फ्रेश होता था और फिर अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाते थे। तो हरिशंकर परसाई का बड़ा योगदान रहा है एक मोटिवेटर के तौर पर। तो हरिशंकर परसाई को पढ़ते हुए हमने देखा कि इन्होंने निबंधों में कबीर और गांधी जी को बड़ा कोट किया है। तो एक टॉपिक तो बन सकता है कि हरिशंकर परसाई के निबंधों में कबीर और गांधी का मूल्यांकन किस तरीके से किया गया। आखिरकार उन्होंने इन दोनों महान व्यक्तित्वों को क्यों अपने विषय के रूप में लिया हुआ है, क्या कारण रहा। वैसे आप देखेंगे कि कोई लेखक अगर 10 कहानियां लिख देता है तो उस पर ढेर सारे काम हो जाते हैं, कोई एक आत्मकथा लिख देता है उस पर काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने आप सभी के सामने 13 ऐसे निबंध रखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि कबीर पर क्या लिखे, कबीरा आप ठगाइए, कबीर और श्रोता, कबीर का स्मारक, कहत कबीर, कबीर समारोह क्यों नहीं, गांधी जी का ओवरकोट, गांधी जी की चिट्ठी, गांधी जी के असत्य के प्रयोग, ईसा और गांधी, महात्मा गांधी को निपट गए, महात्मा गांधी के खून का, गांधी जी रसोई घर में, गांधी जी का शाल। तो आप देख रहे हैं कि कबीर और गांधी को केंद्र में रखते हुए लगभग 13 निबंध हरिशंकर परसाई ने लिखे हैं। तो क्या इस पे काम नहीं किया जा सकता है? एक नजर तो आपकी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब आप देखेंगे ये शोधार्थी का ही लक्षण है कि वो उन पुराने विषयों में से भी नए विषय को खोज कर ला दी। ठीक है, तो आप इसको टॉपिक बना सकते हैं। हमने पूरा आपको यहाँ पर दृष्टिकोण दे दिया है कि कौन कौन से निबंध हैं और क्या है। इसको आप पढ़िए, फिर आप मन बनाइए कि हाँ इस पे काम किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1000 पेज की थीसिस जमा करें और उसमें से निकले कुछ नहीं। ठीक वैसे ही कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आप कम काम कीजिए, कम पेज में लिखिए, लेकिन ठोस लिखिए। हमने देखा है कि लोग लिखते हैं 800-900 पेज की पीएचडी, लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाए कि आपका अंतिम निष्कर्ष क्या था इसमें, तो वो नहीं बता पाते। तो कम से कम आप ठोस तरीके से पढ़िए और पतला ही थीसिस लिखिए, लेकिन वो काम का, उससे कोई ना कोई दृष्टि मिले और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि जो भी मैंने काम किया है उसका ये निष्कर्ष ये है। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई के निबंधों में कबीर और गांधी का मूल्यांकन, हालांकि हमने देखा कि नेहरू, लोकनायक जयप्रकाश के ऊपर भी हरिशंकर परसाई ने लिखा, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी पर भी है। ठीक है ना, तो हरिशंकर परसाई ये जो थे कि अपने समकालीन प्रधानमंत्रियों और व्यक्तित्वों के ऊपर लिख सकते थे और खुलकर लिखते थे। ठीक है, तो ये काम किया जा सकता है, नया टॉपिक है। हरिशंकर परसाई के निबंधों में उनकी आलोचना दृष्टि। हरिशंकर परसाई सिर्फ निबंध नहीं लिखते थे, बल्कि उसमें उनकी आलोचना दृष्टि भी दिखाई पड़ती है। जैसे मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था, सूर और तुलसी का नए सिरे से अध्ययन। ठीक है, आप निबंध पढ़ेंगे तो हरिशंकर परसाई ने एक निबंध लिखा है, सूर और तुलसी का नए सिरे से अध्ययन। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें उनकी आलोचना दृष्टि ही मिलती। और एक निबंध उनका हमने पढ़ा कि आलोचना क्यों जरूरी है, आलोचना की जरूरत क्या है। अक्सर मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था एमए में, तो आलोचना वाले पेपर में हमारे टीचर पूछा करते थे आलोचना की जरूरत क्यों। तो हम लोग एक तर्क के आधार पर प्रस्तुत करते थे कि जो आलोचक है वो रचनाकार और रचना के बीच में और पाठक के बीच में पुल का काम करता है, इसलिए आलोचना की जरूरत है। कई बार हम जो चीज देखते हैं उसको अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब हम किसी की आलोचना पढ़ते हैं तो हमें एक दृष्टि मिलती है कि हाँ इसका मूल्यांकन ऐसे भी किया जा सकता था, इसलिए आलोचना की जरूरत है। आलोचना निंदा के अर्थ में ही नहीं प्रयुक्त होती है, बल्कि आप देखेंगे कि दोनों पक्ष को, गुण और दोष को ध्यान में रखते हुए जब भी मूल्यांकन किया जाता है तो वो आलोचना के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए हरिशंकर परसाई पर हमने कुछ नए टॉपिक खोज कर लाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप इसको देख सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। और आखिर में हमने पत्रकारिता को लेकर एक काम किया, क्योंकि शुरुआत में हमने बताया कि जिन भी लेखकों को हमने लिया है सब 1924 से जुड़े हुए हैं। 2024 में इन पे कोई न कोई विशेषांक आएगा पत्रिकाओं में। पत्रकारिता के रूप में देखें तो आप वो एक टॉपिक बना सकते हैं कि 20वीं सदी हिंदी पत्रकारिता का पहला दशक, जिसमें कि आप सरस्वती पत्रिका, छत्तीसगढ़ मित्र, समालोचक, इंदु, मर्यादा और प्रभा नामक पत्र पत्रिकाओं को ले सकते हैं। और उस समय उन पत्र पत्रिकाओं में किस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता था, या फिर उनकी अंतर वस्तु क्या थी, किस दृष्टि से ये पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप एक टॉपिक बना सकते हैं और बेहतरीन काम हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको मशक्कत करना पड़ेगा। ये पत्र पत्रिकाएं तो आपको जल्दी मिलेंगी नहीं कहीं, आपको थोड़ा सा अलग अलग लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, साहित्य अकादमी में, ठीक है, त्रिमूर्ति भवन में,
या फिर जो नागरिक प्रचारणी है, भारत कला भवन है, अलग अलग आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये भाग दौड़ वाला है, लेकिन आप अगर अच्छे विश्वविद्यालय से रिसर्च कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में जितने भी विश्वविद्यालय वहां से कर रहे हैं, या फिर कलकत्ता से कर रहे हैं, या फिर वाराणसी से कर रहे हैं, तो एक बार आप स्टेप ले सकते हैं इस टॉपिक को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंटीजेंसी भी मिलती है आपको बाहर जाने के लिए। जब आप फील्ड वर्क करने जाते हैं तो आपको कुछ पैसा मिलता है कि आप जाकर अपना काम कीजिए, जो भी उसमें लागत लगेगी आपको दिया जाएगा। ठीक है, सामान्य जगह के जो विद्यार्थी हैं, जिनको कोई रिसर्च स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो उनके लिए मैं नहीं कहूंगा कि इस पे आप इतना जोर दें। बाकी के ऊपर के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार जरूर अपने मन में बना सकते हैं कि हाँ भाई, इस पे काम किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो देखिए, आप सभी के कमेंट्स मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और मैं कितने सीरियसली लेता हूँ। जब भी समय मिलता है मैं चाहता हूँ कि आप सभी से चर्चा की जाए। आप बिल्कुल न घबराएं। हमारी एक अच्छी बात यह है कि हम जो कहते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं, और बिना किसी लोभ लालच के। आप देखेंगे कि मेरा कभी कोई कोर्स लॉन्च नहीं होता है, कोई डिस्काउंट नहीं आता है। आपकी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनको लेके मैं भी उतना ही डेडिकेट होता हूँ, उतना ही समर्पित होता हूँ जितना कि आप होते हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी परीक्षा हो, समय के पहले उसके सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है और उस पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और आपके मनोबल को बढ़ाया जाता है। तो ये जो भी बातें हुई हैं आपके मनोबल को बढ़ाने के दृष्टिकोण से ही हुई हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप 2024 में पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे या फिर लिए होंगे और टॉपिक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो एक बार इन विषयों पर आप जरूर एक अपना मन बना सकते हैं, इस पे रिसर्च कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए और समय के अनुसार मैं आप सभी का जवाब जरूर दूंगा। एक बच्चे ने लिखा कि पीएचडी के फायदे क्या हैं, इस पे मैं जरूर बात करूंगा कि आखिरकार पीएचडी के फायदे क्या होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हाँ, फला विषय में तो आपने पीएचडी की है, एक व्यंग्य के रूप में भी होता है, व्यंजना के तौर पर है। तो आगे मैं बताऊंगा कि इसके फायदे क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।